नहीं है। देखिए, यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो आपस में कभी बनी ही नहीं है, तनातनी देखने को ही मिली है। और एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट को इनकार करते हुए नजर आए, विचार करने से साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। ये इस तौर से जाहिर किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमेशा से उपराज्यपाल नजर आएंगे और साफ तौर पर अब विवाद यहाँ पर बढ़ता जाएगा। देखिए, ये हमेशा से कहा जाता है कि किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरवान में चुनाव में आप बखूबी देख सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो हुआ है, मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य के रूप में आप ये देखेंगे क्योंकि 230 सीट वहां पर थी और किस तरीके से वहां पर लालच देने के सारे किस्से देखे गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जरिए देखे गए। यहाँ पर शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर वोट उनके पाले में आ सके। तो ये हर पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आती है और लालच आप एक अच्छे तरीके से भी दे सकते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर पैसा देने की बात भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही राजनीति करती हुई नजर आई। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उनके काम दिल्ली में दिखाई देते हैं, तभी वो डंके की चोट पर अलग राज्यों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर उन नीतियों पर काम करने की बात। ये अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि उन्होंने कम से कम काम की बात की है। अब तक अगर देखा जाए पूरा ग्राफ तो जो है जातिवाद जैसे मुद्दों से उन्होंने राजनीति का जो ध्यान था वो हटाने का बहुत उनको श्रेय जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या और भी तमाम सारी पार्टियां वो कहीं ना कहीं जातिवाद के चुंगल में इस तरह फंसी हुई हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है प्रज्ञा जी, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा एजुकेशन का मामला थोड़ा अलग हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जातिवाद उतना हावी नहीं है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को अपनाया कि यहाँ पर हम लोग काम की बात करते हैं। आपने सही कहा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर खतरा बना हुआ है और उनको यहाँ पर जेल शायद जाना भी पड़े, तो उनके बयान जो जिस तरीके से आ रहे हैं। और दूसरा देखा जाए तो ईडी को वो जवाब देने नहीं पहुँचते, यहाँ पर पत्र से ही जवाब देकर जो है उनके ऊपर ही ईडी को बराबर लगाते हैं कि आप जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी की वजह से आप ऐसा जो है मेरे को नोटिस भेज रहे हैं। इस नोटिस को नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि ईडी के एक्शन के बाद अब सीधे सीधे एलजी के भी एक्शन के निशाने पर आते हुए नजर आ रही अरविंद केजरीवाल। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, क्या सरकार 2024 तक टिक पाएगी? और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान देना कि वे अपने इस्तीफे को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल का ये बयान वाकई में उनके इस्तीफे की बड़ी वजह तो नहीं बन जाएगा? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार के नाम पर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 की सियासी बिसात तैयार करने का काम कर रही हैं। वो मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। प्रचार के नाम पर वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के लिए जनता की सिंपैथी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि अब अपने काम के नाम पर तो जनता से वोट मिलने से रहा और इसीलिए अब बार बार ईडी, सीबीआई का नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर ही जनता के बीच अपनी छवि को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रही हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी क्या एक ईमानदार पार्टी है या फिर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का चोला पहने हुए घूम रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और अब सरकारी जांच एजेंसियां एक एक कर हर भ्रष्टाचारी नेता को जेल में डालने का काम यहां पर कर रही हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का बयान क्या अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा? और जिस तरह से मंत्री आतिशीष सिंह की रिपोर्ट को एलजी वीके सक्सेना ने ये कहकर उस पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीधे सीधे अपने द्वेष को दिखाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है एलजी वीके सक्सेना के इस फैसले को लेकर, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने मंत्री आतिशीष सिंह के
रिपोर्ट पर विचार करने से सिरे से इनकार कर दिया। यहाँ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन है, उनसे इस चीज़ को समझेंगे। नाज़मीन, एलजीबीके सक्सेना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो रिपोर्ट पर विचार ही नहीं करेंगे, और किस तरह से सबसे पहले तो उनके इस आप स्टेटमेंट को देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो आपस में कभी बनी ही नहीं है, तनातनी देखने को ही मिली है। और एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट को इनकार करते हुए नजर आए, विचार करने से साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। ये इस तौर से जाहिर किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमेशा से उपराज्यपाल नजर आएंगे और साफ तौर पर अब विवाद यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ये विवाद इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अपनी बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए मुआवजा बढ़ाने के आरोप लगे हैं। ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जब 650 पन्नों की रिपोर्ट आतिशी अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल उपराज्यपाल को भेजते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर तुरंत संज्ञान लेने के बजाय उपराज्यपाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये कोई विचार करने वाली बात नहीं है, इस पर पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। और इस पूरे मामले पर जो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जानबूझकर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके बयान यहाँ पर एक तरीके से देखे जा रहे हैं कि सहमति के साथ नहीं है। वो जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश हो या फिर दिल्ली में कितनी भी योजनाएं लागू करनी हो, फाइल पर हस्ताक्षर करने हो या फाइलों को आगे पहुंचाना हो, हर काम में रोड़ा अटकाने का काम वीके सक्सेना ने हाल फिलहाल में किया है और वही काम फिर से उपराज्यपाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़मीन, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो एक बयान दिया कि वो अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं, जब से उनका ये बयान सामने आया है देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली की लगभग यहाँ पर 30 से 35% जो जनता है, जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के इस बयान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ने जो ये बयान दिया है, क्या वो वाकई में मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है उसकी अवहेलना अरविंद केजरीवाल ने की इस बयान के जरिए? देखिए, अगर वो साफ साफ ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि पैर की नोक पर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर घमंड झलकता हुआ नज़र आ रहा है। क्या उन्हें ये लगने लगा है कि दिल्ली की जनता ने 3 बार उन्हें चुन लिया है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। पर नाज़मीन, उस हिसाब से तो फिर देखिए घमंड कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बयान में झलकता है, जो उन्होंने अभी हाल ही में 15 अगस्त पे दिया था। उन्होंने वो झंडा फहराने के लिए आए थे। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सभी जो देशवासी हैं वो कहीं ना कहीं अपने गिले शिकवों को भूलकर उस पर्व को मनाते हैं, उस खुशी को मनाते हैं। लेकिन ऐसे में भी प्रधानमंत्री झंडारोहण करने से पहले क्या कहते हुए नजर आते हैं कि अगले साल भी मैं ही यहाँ पर झंडा फहराता हुआ नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं घमंड तो उनके भी लफ्जों में दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से इस एक बयान के चलते बीजेपी टारगेट करती हुई नजर आ रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री के बयान को सुनकर उनके बयान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? देखिए, ये हमेशा से कहा जाता है कि किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरवान में जरूर झांकिए। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर आप राजनीति में कदम रखते हैं तो वो अपने आप को इसी लायक समझते हैं, या तो पीएम बनेंगे या तो सीएम बनेंगे, उससे कम आंकते अपने आप को नजर नहीं आते। अरविंद केजरीवाल को देख लिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद तमाम और राज्यों में अपना दमखम दिखाने के लिए उतर जाती है। उनका एक ही मुद्दा होता है कि अगर मुझे किसी भी राज्य में उतरना है, अपनी उन नीतियों को लेकर जाना है जो मैंने अपनी दिल्ली में लागू की हैं और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो शिक्षा नीति, शिक्षा मॉडल की बात करें तो वो हमेशा से हर राज्य में जाते हैं और इसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए आप, और अन्य राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, कैसे हमने सरकारी स्कूलों को कैसे यहाँ पर उनका विकास किया है, कैसे बच्चों के भविष्य को लेकर काम किया है। वहीं यहाँ पर मुफ्त बिजली का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आते हैं और वही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर मुफ्त के लड्डू बांटने के भी आरोप लगाती हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के आरोप लगाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम कहीं ना कहीं यही रहा है कि कैसे करके नाज़मीन, वही पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आज कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की उन्हीं नीतियों को तो लाती हुई नजर आ रही है। पहले मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कहते हैं कि पहले हम पर आरोप लगता था कि हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सभी राज्यों में यही रेवड़ियां बांटती हुई नजर आ रही हैं।
ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप बखूबी देख सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो हुआ है, मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य के रूप में आप ये देखेंगे क्योंकि 230 सीट वहाँ पर थी और किस तरीके से वहाँ पर लालच देने के सारे किस्से देखे गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जरिए देखे गए। यहाँ पर शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर वोट उनके पाले में आ सके। तो ये हर पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आती है और लालच आप एक अच्छे तरीके से भी दे सकते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर पैसा देने की बात भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही राजनीति करती हुई नजर आई। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उनके काम दिल्ली में दिखाई देते हैं, तभी वो डंके के चोट पर अलग राज्यों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर उन नीतियों पर काम करने की बात करते हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी वो वाकई में अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है और इसी चीज को अरविंद केजरीवाल भी कहते हुए नजर आते हैं कि इकलौती आम आदमी पार्टी ही है जो जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर या तमाम चीजों पर वोट नहीं मांगती, वो अपने काम पर ही वोट मांगती हुई नजर आती है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी भी हैं। अमन जी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने काम के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आती है, पंजाब में जीत हासिल हुई, गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का देखने के लिए मिला। लेकिन अब दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के इस मॉडल से नाराज नजर आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, महिलाएं आज दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं वो आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। रोजगार की बात करें तो उसे लेकर भी अब दिल्ली की जनता नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर बार बार कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते थे कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, लेकिन अगर आप आज भी दिल्ली के ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक जो है वो आपको या तो टॉयलेट के रूप में नज़र आते हैं या फिर वो बंद दरवाज़ों के रूप में या फिर कमरों के रूप में नज़र आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो मॉडल बार बार हर राज्य में लेकर जा रहे हैं, क्या लग रहा है 5 राज्यों में ये मॉडल काम आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पंजाब में भी इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें खुद भगवंत मान फंस रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली मॉडल की बात हमेशा अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों में करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों में थे तो वो ये भूल जाते हैं कि प्रदूषण का मामला दिल्ली में सबसे इस समय ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर वो बात नहीं करते। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो भी फंसते हुए तो नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि उन्होंने कम से कम काम की बात की है। अब तक अगर देखा जाए पूरा ग्राफ तो जो है जातिवाद जैसे मुद्दों से उन्होंने राजनीति का जो ध्यान था वो हटाने का बहुत उनको श्रेय जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या और भी तमाम सारी पार्टियाँ वो कहीं ना कहीं जातिवाद के चुंगल में इस तरह फंसी हुई हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है प्रज्ञा जी, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा एजुकेशन का मामला थोड़ा अलग हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जातिवाद उतना हावी नहीं है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को अपनाया कि यहाँ पर हम लोग काम की बात करते हैं। आपने सही कहा, जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे पढ़ाई की बात की जाए, चाहे जिससे महिलाओं के को फ्री बस देने की बात की जाए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ढिंढोरा पीटती है। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो बात नज़र नहीं आती, वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो जिसके दावे किए जाते हैं और जिसकी बात की जाती है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर ऐसे काम कर रही है, क्या ऐसे काम उसके नज़र आ रहे हैं जो वाकई उसको आने वाले तमाम जो राज्य हैं, यानी कि अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो अभी कोई बहुत अधिक मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन मुद्दों के सहारे जो अरविंद केजरीवाल है उनकी पार्टी कितना दूर तक आगे जाएगी, क्योंकि जो देश के बाकी हिस्से हैं वहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी देखा जाए प्रज्ञा जी तो अभी भी संघर्ष करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी अभी भी संघर्ष करती हुई ही नजर आ रही है बाकी के और भी राज्यों में। इस दौरान जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का जिक्र किया कि वाकई में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है जल्द ही दूसरा समन भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे साथ दौलत भी है। दौलत, अगर दूसरा समन भेजा जाता है, अरविंद केजरीवाल पहले समन में नहीं पहुंचे ईडी के दफ्तर, अगर फिर से नहीं पहुंचते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो लगातार गिरफ्तारी का डर यहां पर जाहिर कर रही है, जेल जाने का डर जाहिर कर रही है, क्या ऐसा आने वाले समय में देखा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर खतरा बना हुआ है और उनको यहाँ पर जेल शायद जाना भी पड़े। तो उनके बयान जो जिस तरीके से आ रहे हैं और दूसरा देखा जाए तो ईडी को वो जवाब देने नहीं पहुँचते, यहाँ पर पत्र से ही जवाब देकर जो है उनके ऊपर ही ईडी के ऊपर लगाते हैं कि
जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी की वजह से आप ऐसा जो है मेरे को नोटिस भेज रहे हैं, इस नोटिस को वापस लिया जाए। यानी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखा जाए तो जब भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसकी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ते। यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप लगा देना या फिर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल वो जो हमेशा यहाँ पर उठा देते हैं। और आपने अभी बयान सुना होगा मुख्यमंत्री का कि अपने इस्तीफे को वो जूते की नोक पर रखते हैं। यानी जनता ने उनको 3 बार चुनकर यहाँ पर भेजा, लेकिन उन्होंने उसका कुछ मान नहीं रखा और वो यहाँ पर अपना सीएम पर ठुकरा रहे हैं। जनता ने उनको काम के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप सिर्फ जो है यहाँ पर चलते रहते हैं। और देखा जाए तो ईडी तो उनके घर जाकर भी उनसे पूछताछ कर सकती है और उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी कर सकती है। कई सारे रास्ते यहाँ पर ईडी के पास हैं, अगर जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाए वो नहीं आता है तो ऐसे में होगा कि 2024 में कहने कहीं हमारी पार्टी जहाँ पर बड़ी हुंकार भरने की तैयारी में थी। यहाँ पर देख रहे थे कि उनके नेता लगातार स्टार प्रचारक थे, जगह जगह वो जा रहे थे, जनता का समर्थन भी मिल रहा था, वो सब उल्टा होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दौलत ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार 2024 को लेकर के हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अपने एक बयान के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी को कमजोर करने का काम खुद से कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ईडी की रडार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब क्या वाकई में गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे अगर वे फिर से ईडी के समन का, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।